हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोवेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो आज रिकैप सीरीज में हम करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर नंबर 6। तो अब तक हमने 5 लेक्चर्स पूरे करे हैं और कोशिश करी है कि जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती थी उन 5 लेक्चर में, तो लगभग हम इन 5 लेक्चर में 100 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब उसी क्रम में हम रे ऑप्टिक्स 6 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है सब चीज़ों का आपको बहुत फायदा मिल रहा होगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लें। सिंपल क्वेश्चन है, टू लेंसेज ऑफ पावर -15 diopter and +5 diopter are in contact with each other. The focal length of the combination is. तो सबसे पहले आप देखिए, पहले लेंस की जो पावर है वो दी गई है -15। तो पावर क्या होती है? 1/f1। तो f1 हो जाएगा -1/15 मीटर। अब मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लो, तो 5 से काट दीजिए, तो फोकल लेंथ हो गई -20/3 सेंटीमीटर। अब दूसरे लेंस की पावर है +5, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/f2। तो f2 हो गया 1/5 मीटर। 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। अब दोनों की फोकल लेंथ हमें मालूम है, f1 है -20/3 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कॉन्टेक्ट में रखा गया है 1/f1 + 1/f2। तो f1 है -20/3 और f2 है 1/20। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/f इक्वल टू -3/20 प्लस 1/20। एलसीएम ले लीजिए, 20 -3 + 1 -2/20। तो 1/f is -2/20। तो f will be -20/2। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी -10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होना चाहिए -10 सेंटीमीटर। तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर, -10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? हमेशा पहले क्या करिए, पावर से फोकल लेंथ निकाल लीजिए, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करिए। तो ये बेटर रहता है, इसमें गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे आप नोट करें। फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 0.12 मीटर। तो देखिए ये 0.12 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। फोकल लेंथ ऑफ सेम लेंस फॉर ब्लू कलर FB 0.1 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस फॉर ब्लू कलर इज। बढ़िया सवाल है। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि फोकल लेंथ का लेंस में का फॉर्मूला होता है μ-1 × 1/r1 - r2। अब हमें फोकल लेंथ दी गई थी 12 सेंटीमीटर, म्यू दिया हुआ था 1.5। तो अब क्या करना है, यहां से हम 0.5 × 1/r1 - 1/r2। 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2
ये 6 बार कट जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा 1/6 इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा यदि ब्लू कलर के लिए लेंस की फोकल लेंथ 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर हो। तो फिर हम इसको यूज करेंगे फॉर ब्लू कलर। वन अपॉन एफ बी म्यू बी -1 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2। ब्लू कलर की फोकल लेंथ 10 है, म्यू बी -1, और अब पीछे जाके ये देखिए 1 अपॉन r1 -1 अपॉन r2 की वैल्यू कितनी है 1/6। तो इस वैल्यू को यहां रखना है 1/6। तो 6/10 इक्वल टू म्यू बी -1। तो 3/5 2 से कट जाएगा इक्वल टू म्यू बी -1। तो 3/5 प्लस 1 इक्वल टू म्यू बी। एलसीएम लो 5 3 प्लस 8 इक्वल टू म्यू बी। 3 प्लस 5 आई एम सॉरी ये 8 नहीं होगा, 8 मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। एक्चुअली ये 3 और 5 जुड़ के 8 आएगा। तो ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 8/5, डिवाइड कर लीजिए तो ये आएगा आपका 1.6। कितना आएगा 1.6। अब आंसर देखते हैं कोई कौन सा आंसर है। ये चौथा आंसर सही आंसर है 1.6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे आप नोट करें। ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। लाइट फॉल्स ऑन ए प्रिज्म ग्रेजिंग अलोंग फर्स्ट सरफेस, मतलब फर्स्ट सरफेस को वो टच करते हुए जा रही है ऑफ ए प्रिज्म एंड द इमर्जेंट रे, और बाहर निकलने वाली रे नॉर्मल टू द सेकंड फेस। इफ d is the angle of deviation then the refracting angle of the prism is। तो बहुत बढ़िया सवाल है, 4 आंसर्स हैं। तो सबसे पहले हम प्रिज्म बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द प्रिज्म। तो ये देखिए हमने प्रिज्म बना लिया, और देखिए एक लाइट रे ग्रेस कर रही है। क्या कर रही है ग्रेस कर रही है। और दूसरी बात है सेकंड फेस से 90 डिग्री पे आ रही है। तो सबसे पहले सेकंड फेस बना लो। और यहां ग्रेस करते हुए आ रही है, तो ये ऐसा बनेगा। ये देखिए ये बन गया। ये नॉर्मल, और जब सेकंड सरफेस से 90 डिग्री पे जा रही है तो ई भी 0 होगा और R2 भी 0 डिग्री होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, जो दिख रहा है हमें कितना 90 डिग्री। अब मान लीजिए प्रिज्म का एंगल ए है, तो प्रिज्म की ज्योमेट्री लगाएंगे। ए इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि R2 0 है तो ए किसके बराबर हो गया R1 के। तो R1 बराबर ए, तो ये एंगल हो गया आपका R1 इक्वल टू ए। ये तो डायग्राम वाली बात हुई। अब हम जानते हैं कि A प्लस डेल्टा किसके बराबर होता है I प्लस ई के बराबर। A डेल्टा दिया हुआ है D, I दिया हुआ है 90, E दिया हुआ है 0। तो प्रिज्म का एंगल क्या होगा 90 माइनस डी। बस ये आपसे पूछा गया था, तो पूरा आंसर क्या है डायग्राम पर ही बेस्ड है। तो प्रिज्म का एंगल होगा 90 माइनस डिविएशन।
तो सेकंड आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर हुआ 90 माइनस डिविएशन। तो डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। ये ग्रेस कर रही है, ग्रेजिंग, जिसे हम बोलते हैं ग्रेजिंग, स्पर्श करते हुए जा रही है, टच करते हुए जा रही है। और यहां पर वो कितने एंगल पे जा रही है, 90 डिग्री पर। तो ए आ गया आपका 90 माइनस डी। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए। ओके, a ray of light is incident normally on one face of the refracting surface of the prism of refracting angle 60 degree. The emergent ray grazes the other refracting surface. मतलब पहले सरफेस पे लाइट रे 90 डिग्री पर आती है और दूसरे सरफेस को ग्रेज करती है, मतलब टच करते हुए बाहर निकलती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। 4 आंसर दिए गए। सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो ये देखिए, सबसे पहले हम यहां डायग्राम बना लेते हैं। अब एक लाइट रे 90 डिग्री पे आती है, तो देखिए 90 डिग्री पे लाएंगे लाइट रे को, ये देखिए। और फिर ये लाइट रे दूसरे सरफेस को टच करते हुए, ये देखिए ऐसे हम बना लेंगे, ये बन गया। और लगभग इसको ऐसे ले आइए, टच करते हुए बाहर निकलती है। तो ये देखिए, ये आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए, क्योंकि इस सरफेस पे 90 डिग्री पे आती है, मतलब नॉर्मल पे आती है, तो आई और R1 क्या हो गए, 0। यहां पे ड्रॉ कर दीजिए नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये एंगल हो गया R2। क्योंकि हम जानते हैं कि A इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 0 है, A 60 है, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। म्यू इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2, एयर टू ग्लास। साइन E साइन 90 है, ये है साइन 60। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो म्यू आ गया 2/√3, 2/√3। अब 2/√3 का मतलब हो गया 2/1.7। तो हम इसे कह सकते हैं 20/17। तो डिवाइड कर लेंगे, 1 3 1 1 3 0, और ये आपका 7 बार लगभग चला जाएगा। तो 1.17 के आसपास हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअली में √3 क्या होता है, 1.732 होता है। हमने तो 1.7 लिया, तो 1.1 हम कह सकते हैं आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। ये देखिए, ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। द फर्स्ट इज द राइट आंसर। अनडाउटेडली क्वेश्चन नया है और इम्पोर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिवीजन का मतलब है हर तरह के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, और यहां बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि म्यू को आप साइन R2/साइन E नहीं लिख सकते। पहले एयर का एंगल लिखना पड़ेगा, फिर ग्लास का एंगल लिखना पड़ेगा। एयर का एंगल E है और ग्लास का एंगल कितना है, R2 है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए। When light rays are incident on a prism at an angle of 45 degree, the minimum deviation is obtained. If the refractive index of the material of the prism is √2, then the angle of prism will be। तो देखिए, सबसे पहली चीज
लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म एट एन एंगल 45 डिग्री, डिविएशन मिनिमम होता है, तो मिनिमम डिविएशन में आई और ई बराबर होते हैं, और R1 और R2 भी बराबर होते हैं, तो जो प्रिज्म का एंगल होगा वो क्या होगा, 2R1। अब आपसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो देखिए हम जानते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ऑफ R1। म्यू दिया हुआ है √2, आई दिया हुआ है 45 डिग्री, और R1 नहीं मालूम। अब इसको लिखेंगे 1/√2 साइन R1। तो ये आपका जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, √2 इक्वल टू 1/√2 साइन R1, √2 इंटू √2 2 इक्वल टू 1 साइन R1। तो साइन R1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो R1 होगा 30 डिग्री, और प्रिज्म का एंगल कितना होता है, प्रिज्म का एंगल होता है 2R1, तो 2 इंटू 30 कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री। एक स्टेप में हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। बहुत सावधानी से, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तब जाके सवाल हमसे बनेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, इसको नोट करिए। अ कन्वर्जेंट लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस of power 16D is used as a simple microscope. The magnification produced by the lens when the final image is formed at least distance of distinct vision. तो सबसे पहले तो देखो पावर का फॉर्मूला यूज करो। तो फोकल लेंथ हो गई 1/16 मीटर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से काटो, तो फोकल लेंथ हो गई 25/4 सेंटीमीटर। आप सोच रहे होंगे क्यों सेंटीमीटर, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना जरूरी है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिया, तो m इक्वल टू क्या होता है 1 + d/f। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 है, फोकल लेंथ हमने अभी निकाली 25/4, तो इसको पलट दीजिए, तो मैग्निफिकेशन विल बी 1 + 25 इंटू 4/25 कैंसिल, m इक्वल टू 1 + 4, आंसर कितना आ गया 5। बहुत सीधा सीधा सवाल था, द करेक्ट आंसर इज 5। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हमारा, इसको आप नोट करिए। A compound microscope is of magnifying power 100, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी है 100 है। The magnifying power of its eyepiece is 4, ठीक है। The magnifying power of objective बहुत आसान है, m इक्वल टू MO इंटू ME, ये 100 हो गया, ये हो गया 4MO, तो MO कितना आ गया 25। सीधा सीधा सवाल, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सिंपल था, ये रहा आपका अगला सवाल, इसको आप नोट करिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर बेस्ड है। ओके, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 25। तो ये एमओ कितना दिया हुआ है हमें 25। द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस इज 5 सेंटीमीटर, एफई भी दे दिया 5 सेंटीमीटर, एंड इट फॉर्म्स इमेज, इसको काट दीजिए, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज,
तो देखिए अब बहुत अच्छा सवाल है कि इमेज कहाँ बनी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी। ये हमें दो वैल्यूज दी गई है और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हम ले सकते हैं 25 सेंटीमीटर। कितना ले सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले की। तो आपने पढ़ा है VO बाय UO इंटू 1 प्लस D बाय FE। ये हम तब यूज कर सकते हैं जब इमेज कहाँ बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। अब VO बाय UO को हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर, जो कि हमें दी गई है। कितनी दी गई है? 25 दी गई है। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25, FE कितना दिया हुआ है? 5। तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी 25 इंटू 1 प्लस 5। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गई 25 इंटू 6। कितनी हो गई? 150। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए? 150। आपके पास अगर फॉर्मूला हो तो ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं? व्हेन इमेज इज formed at when image is formed at least distance of distinct vision। तो इसका आंसर कितना आ गया? 150। तो देखिए ये रहा इसका आंसर। बहुत सरल सवाल था। अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप इन सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नोट कर लीजिए, ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट करिए। The length of the tube of compound microscope is 15 centimeter, 15 सेंटीमीटर। The focal length of objective and eyepiece lenses are 1 सेंटीमीटर and FE दिया है 5 सेंटीमीटर। The magnifying power of microscope for relaxed vision। देखिए अब relaxed vision का मतलब है कि image is formed at infinity। तो देखिए when image is formed at infinity, when image is formed at infinity, तब हम लेंथ ऑफ ट्यूब को लिख सकते हैं VO प्लस FE। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी दी गई है हमें? 15। FE कितना दिया हुआ है? 5। तो ये 15 VO प्लस 5, तो VO की वैल्यू कितनी आ गई? 10। कितनी आ गई? 10। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा VO बाय UO इंटू D बाय FE। ये कब यूज करते हैं? When image is formed at infinity, तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब VO भी मालूम चल गया, D भी मालूम है, FE भी मालूम है, UO नहीं मालूम है। तो उसके लिए क्या करना है? यूजिंग द लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो कि कहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1 प्लस FO। अच्छा, सीधे सीधे वैल्यू रखते हैं। FO की वैल्यू थी 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने इसे रख दिया +1। VO मालूम है 10 प्लस 10, UO नहीं मालूम।
यूओ नहीं मालूम क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर रखा जाता है। देखिए इस डायग्राम को आप, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये उसने इमेज बनाई कितने डिस्टेंस पर, वीओ डिस्टेंस पर, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो चलिए अब ये हो गया 1 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/UO, 1 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/UO, एलसीएम 10 माइनस 1 अपॉन UO, 9/10 इक्वल टू 1/UO। तो UO की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 10/9। UO की कितनी वैल्यू आ गई, 10/9। तो अब हम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला 10/9 यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए अब ये जगह हमने बचाई हुई थी, VO है 10, ये है 10/9, D है 25 और FE कितना है 5। तो ये हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा, 10 इंटू 9 अपॉन 10, और ये 5 बार कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर हो गई 9 इंटू 5 कितनी आ गई, 45। फॉर्मूले पे पकड़ हो तो ऐसे सवालों को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, तो हम इसको नियरेस्ट आंसर को टिक कर देंगे। किसको टिक करेंगे, हम 50 को टिक करेंगे, बट एग्जैक्ट आंसर 45 ही आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है। और इस तरह से हम इसको 9/10 ले आए थे, हम 10/9 ले आए थे, हमने यही पुट किया 10/9, तो 9 इंटू 5 45। हाँ, अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन दिया नहीं है, तो नियरेस्ट आंसर कितना होगा 50, इसी को टिक किया जाएगा, तो कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब ये रहा हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर सवाल, इसको आप नोट करो। The astronomical telescope has two lenses of focal power 0.5D and 20D. Its magnifying power will be, अब ये नहीं बताया इमेज कहाँ बनी, तो हम मान लेते हैं कि इमेज कहाँ बनी, एट इंफिनिटी फॉर रिलैक्स विजन। अब देखिए पावर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव का कितना 0.5, तो हम इससे FO निकाल लेंगे, तो FO विल बी 1/0.5 10/5, तो FO कितना आ गया 2 मीटर। 2 मीटर को हम लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर। अब पावर ऑफ आईपीस लेंस 20 1/FE, तो यहाँ FE आ गया 1/20 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो अब ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब रहा सवाल मैग्नीफाइंग पावर, FO अपॉन FE, जब इमेज कहाँ बनी, इंफिनिटी पर बनी, तो FO है 200 और FE है 5, तो ये आपका आंसर आ गया कितना 40। तो बहुत सरल सवाल, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ना चाहिए क्योंकि टेलीस्कोप वर्ड सिलेबस में है, नोट करिए। The objective of a terrestrial telescope has focal length 120 centimeter, 120 centimeter, and diameter 5 centimeter. Diameter important नहीं है. The focal length of eyepiece is 2 centimeter. The magnifying power of telescope for distant object. सीधी बात है, मैग्नीफाइंग पावर को हम लिख सकते हैं FO अपॉन FE, सीधा सीधा सवाल। 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 60, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब देखिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में
3 लेंस होते हैं। रिवीजन चल रहा है इसलिए बता देते हैं। ये पहला कौन सा लेंस है आपका? ऑब्जेक्टिव। ये लाइट रेज आ रही हैं कहाँ से? थोड़ा एक डायग्राम बता देते हैं। इन्फिनिटी से, इसलिए ये पैरेलल मानी जाएंगी। और ये इमेज बन गई, ये बन गई पहली इमेज। फिर ये ओ लेंस हो गया। बीच में हम एक ऐसा लेंस लेते हैं जिसे हम बोलते हैं इरेक्टिंग लेंस। हिंदी में इसे विलोमक लेंस बोला जाता है, इरेक्टिंग लेंस। इसकी क्या खास बात होती है कि क्योंकि लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। अगर इस लेंस की फोकल लेंथ f है तो ऑब्जेक्ट को ऐसे, इसको ऐसे सेट किया जाता है कि जो पहली इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बने? इससे 2f। तो ये क्या करेगा? इस इमेज को पलट देगा और कहाँ बना देगा? 2f डिस्टेंस पर। इसके बाद इसे हम बोलते हैं इरेक्टिंग लेंस। इसके बाद हमने लिया आईपीस लेंस। ये हमारा आईपीस लेंस। अब ये देखिए हम इमेज यहां बना देंगे। ये इमेज बन गई फाइनल। तो फाइनल इमेज कहाँ बनी? इरेक्टिंग बनी। और ये डिस्टेंस कितना होता है? यूई। तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो गई FO प्लस 2F प्लस 2F प्लस यूई। तो लेंथ ऑफ ट्यूब को लिख सकते हैं FO प्लस 4F प्लस यूई। और 2 केस होते हैं। अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, कहाँ पर? इन्फिनिटी पर, तो यूई की वैल्यू क्या लिख सकते हो? FE। केस 2, अगर इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? लीस्ट डिस्टेंस पर, तो यूई को लिख सकते हो DFE अपॉन D प्लस FE। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, इस टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होगी FO अपॉन यूई। ध्यान दीजिए, FO अपॉन यूई। तो केस 1 में जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तब यूई को कितना लेना है? FE। और जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस से बनेगी तब यूई को कितना लेना है? DFE अपॉन D प्लस FE। तो ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का एक ब्रीफ रिवीजन मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। A ray of light incident on an equilateral prism। तो देखिए इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। शोज मिनिमम डिविएशन ऑफ 30 डिग्री। तो डेल्टा M 30 डिग्री हो गया। द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म इज। तो प्रिज्म में लाइट की स्पीड क्या होगी? तो भाई किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? C अपॉन म्यू एम। अगर आपको म्यू मालूम है तो उस मीडियम में आप लाइट की स्पीड को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये प्रिज्म हमारा मिनिमम डिविएशन में रखा हुआ है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू इक्वल टू, देखिए कौन सा फॉर्मूला? साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M बाय 2 अपॉन साइन ऑफ A बाय 2। तो म्यू निकाल लेते हैं। A दिया हुआ है 60, डेल्टा M दिया हुआ है 30 और ये दिया हुआ है 60। तो ये हो गया म्यू साइन 90 बाय 2 45 हो गया, 60 बाय 2 30 डिग्री हो गया, साइन 45 1 बाय रूट 2, साइन 30 1 बाय 2, फ्रैक्शन को एडजस्ट करो 2 बाय रूट 2। तो 2 बाय रूट 2 क्या आएगा? रूट 2। तो अब हमें प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम चल गया। अब प्रिज्म के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी? तो देखिए वेलोसिटी इनसाइड द प्रिज्म ऐसे लिख लो, C वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन म्यू ऑफ प्रिज्म। अब ठीक है, देखिए जल्दी समझ में आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म 3 इंटू
10 to the power 8 upon √2. तो 3/√2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब आंसर में देखते हैं कि 3/√2 मिलता है कि नहीं मिलता है, ये जरा चेक कर लेते हैं। अब नहीं मिला तो 3/√2 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, 3/√2 को सॉल्व करते हैं। देखिए 3/√2 मतलब 3/1.4 मतलब 30/14, 2 से काटो मतलब 15/7। तो 15/7 रफली डिवाइड कर रहे हैं, 7 2 जा 14, एक बचा 0, 7 1 जा 7, 3 30, 2.14 के आसपास, क्योंकि हमने 1.414 लेना चाहिए था। तो ये देखिए इस आंसर को हम टिक कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, पूछने का तरीका क्या है इसका, बहुत अच्छा है। किसी मटेरियल में अगर आपको लाइट की स्पीड निकालनी है तो उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये नोट कर लिया आपने, ठीक है, अब ये भी नोट कर सकते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए। If I mu g represent refractive index when light ray goes from medium I to J, then 2 mu1 into 3 mu2 into 4 mu3 is equal to। तो देखिए कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, I mu j को हम लिख सकते हैं mu j डिवाइडेड बाय mu I। तो पहले तो ये समझ लीजिए, तो हमें दिया हुआ है 2 mu1 इंटू 3 mu2 इंटू 4 mu3। तो 2 mu1 को हम लिख सकते हैं mu1 अपॉन mu2, इसको हम लिख सकते हैं mu2 अपॉन mu3, इसको हम लिख सकते हैं mu3 अपॉन mu4। अब कैंसिल करते हैं तो देखिए mu2 से mu2 कट गया, उसके बाद mu3 से mu3 कट गया, तो अब बचा क्या, अब बचा mu1 अपॉन mu4। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 mu1। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 4 mu1। तो इस आंसर को आप सुधार लीजिए, 4 mu1 इज द राइट आंसर। फिर से देख लीजिए, आई म्यू जे को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू जे अपॉन म्यू आई। तो mu2 कट गया तो 2 तो आना ही नहीं है आंसर में, 4 बच गया और mu1 बच गया, तो mu1 अपॉन mu4 को लिखेगा जाएगा 4 mu1, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपॉन 1 mu4, पलट जाएगा। तो ये अच्छा सवाल है, इसका जरा आंसर आपको सुधारने की जरूरत है, तो ये आंसर सुधार लीजिए। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन हमने उसी वक्त क्वेश्चन के अंदर ही उन्हीं मिस्टेक को सुधारा है, जिससे कि बच्चों की तैयारी पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं आए। तो ये थोड़ा कोप अप करिए आप। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत सिंपल सवाल है पर उतना ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर ये थोड़ा इसमें करेक्शन है, अगेन सॉरी, ये 600 नहीं है, ये 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो और 60 डिग्री भी नहीं होना चाहिए इसको, देखिए इसको अब मैं सुधार ही देता हूँ पूरी तरह से। ये एक्चुअली में थिन प्रिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप 600 काट दीजिए, तो प्रिज्म का एंगल आप लीजिए, थिन प्रिज्म है ये 6 डिग्री। कितने डिग्री, 6 डिग्री। यस, नाउ इट इज ऑल राइट। अब क्वेश्चन बिल्कुल सुधर गया है, अब आप इसे नोट कर लीजिए। थ्री प्रिज्म 1 2 एंड 3 हैव ए इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब तीनों का एंगल सेम है, but refractive indices are 1.4, 1.5 and 1.6, and their angle of deviations are delta 1, delta 2, delta 3 respectively। तो इनमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो देखिए ये 600 बिल्कुल नहीं है, ये 6 डिग्री है। हमेशा याद रखिए, एक
थिन प्रिज्म का, एक थिन प्रिज्म के लिए जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। तो पहले प्रिज्म के लिए हम निकाल लेते हैं, डेल्टा 1 6 1.4 माइनस 1, तो कितना आ गया ये 2.4 डिग्री। दूसरे प्रिज्म के लिए निकाल लेते हैं, डेल्टा 2 6 इंटू 1.5 माइनस 1, 6 इंटू 0.5, 6 इंटू 0.5, तो ये आएगा 0.5, तो ये हो गया 3 डिग्री। और तीसरे प्रिज्म के लिए डेल्टा 3 6 इंटू 1.6 माइनस 1, 6 इंटू 0.6, तो ये आ गया 3.6 डिग्री। तो हम कहेंगे डेल्टा 3 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1। तो ये इसका आंसर है। और इसको आई एम वेरी सॉरी, इसको सुधार लीजिए, ये 600 नहीं है, ये एंगल कितना है 6 डिग्री, और 6 डिग्री का मतलब है थिन प्रिज्म। और थिन प्रिज्म आप जानते हैं कब होता है, जब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है 10 डिग्री से छोटा होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है, इसको आप नोट करिए, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। The ray of light, if a ray of light takes T1 and T2 times in two media of absolute refractive index mu1 and mu2 respectively to travel same distance, then, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। देखिए अलग अलग मीडियम में, mu1 मीडियम में लाइट रे कितना टाइम लेती है, T1 mu2 मीडियम में लाइट रे कितना टाइम लेती है, T2। अब टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, अब हम सपोज कर लेते हैं कि सेम डिस्टेंस क्या होगा, मान लेते हैं d। तो स्पीड इक्वल टू, पहले मीडियम में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं, और दूसरे मीडियम में लिख सकते हैं v2 इक्वल टू, अगर मान लें दूसरे मीडियम में स्पीड कितनी है v2, d अपॉन t2। पर लाइट की स्पीड क्या होती है, c अपॉन mu1 होती है, और यहां लाइट की स्पीड क्या होगी, c अपॉन mu2। ठीक है, तो यहां से T1 अपॉन mu1 को आप लिख सकते हैं d बाय c, और यहां आप लिख सकते हैं T2 अपॉन mu2 को कितना लिख सकते हैं, d बाय c। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन से, ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन से d बाय सी की वैल्यू को, दोनों इक्वेशन से d बाय सी की वैल्यू को इक्वेट कर देना है। तो पहले इक्वेशन में d बाय सी की वैल्यू है T1 बाय mu1, T1 बाय mu1, और दूसरे इक्वेशन में इसकी वैल्यू है T2 अपॉन mu2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। T1 mu2 एक्सपेक्टेड लिखिए mu1 T2, तो ये करेक्ट आंसर आ गया। बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो हम इसे थोड़ा स्टार क्वेश्चन तो कहेंगे, ये स्टार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या था, T1 mu2, T1 mu2 mu1 T2। सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट किया जाए। हाँ, तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो देखिए ये रहा हमारा रे ऑफ लाइट, पहले मीडियम में आई, फिर दूसरे मीडियम में आई, फिर तीसरे में आई, और फिर चौथे में आई, with refractive index mu, mu2, mu3, mu4 as shown in the figure। तो ये होना चाहिए एक्चुअली में mu1। ओके,
द सरफेस ऑफ ऑल मीडिया आर पैरेलल, इफ द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे देन वी मस्ट हैव। अब देखिए इसके पीछे एक थ्योरी है जो हम 11th-12th में 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो वो थ्योरी क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ये एयर है और ये है हमारी ग्लास और ये है एयर। एक लाइट रे इंसिडेंट हुई एयर से ग्लास में, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, फिर ग्लास से कहाँ गई, एयर में। तो ये कहलाएगी आपकी इमर्जेंट रे। तो देखा यह गया है कि जब लाइट रे जिस मीडियम से आई है और उसी मीडियम में वो वापस जाती है, उसी मीडियम में वो वापस जाती है, तो ये देखा गया है कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होती है। कैसी होती है? पैरेलल। तो जिस मीडियम से आई थी और जब वापस उसी मीडियम में जाए तब हम देखते हैं इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं। और इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये इंसिडेंट रे है, ये देखिए, और ये इमर्जेंट रे है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि μ1 और μ4 बराबर होंगे। देखिए फर्स्ट से आई, ग्लास में गई और वापस फर्स्ट में लौट आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा μ1 इक्वल टू μ4। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब पहला मीडियम और आखिरी मीडियम सेम हो, तभी इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के क्या होती है? पैरेलल होती है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। अब ये हमारा अगला सवाल, सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसको नोट कर लीजिए। ओके, a symmetrical double convex lens is cut into two equal parts along a plane perpendicular to the principal axis. If the power of original lens is 4 diopter, then power of one of the two pieces is। तो देखिए सबसे पहले ये हमारे को दिया हुआ है एक लेंस। मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 1 मिनट, फिर से समझिए। ये आपको दिया हुआ है लेंस, है ना? तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है? मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ है f। अब हमने इसे दो बराबर हिस्सों में काट दिया, ये देखिए ऐसे कट कर दिया। तो अब हमें कितने लेंस मिल गए? 2 लेंस मिल गए, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो ऐसे केसेस में इनकी जो न्यू फोकल लेंथ होती है, न्यू फोकल लेंथ होती है, वो दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? दुगनी। तो न्यू पावर will become half, क्योंकि फोकल लेंथ डबल होती है तो पावर कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो अभी पावर कितनी है इसकी? 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर का आधा कितना होगा? 4 डायोप्टर का आधा कितना होगा? निकाल सकते हैं, आधा ऑफ 4 डायोप्टर। तो नई पावर कितनी हो जाएगी? 2 डायोप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 डायोप्टर। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है और सीधा ही समझिए। ऐसे केसेस में फोकल लेंथ क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो पावर कितनी हो जाएगी? आधी। अगर क्योंकि पहले पावर 4 थी तो 4 का आधा कितना होगा? 2। तो नई पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। और बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, पढ़िए। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप आर रिस्पेक्टिवली 200 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो देखिए एफओ दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर और एफ ई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर।
अब पूछा गया द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप लैंग्वेज। तो देखिए मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है। हम दो केस जानते हैं, केस 1 जब इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी, और केस 2 जब इमेज कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब मिलती है। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तब मिलेगी जब इमेज कहाँ बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो इसको याद रखना चाहिए। तो चलिए अब हमारा काम आसान हो गया है। तो मैग्नीफाइंग पावर माइनस एफ ओ डी प्लस एफ ई अपॉन डी प्लस डी एफ ई, ये हम यूज कर सकते हैं। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। 200, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 5, तो 25 इंटू 5, ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें मिला -8, 25 + 5 30 डिवाइडेड बाय 5, कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गई -8 इंटू 6, कितनी हो गई, -48। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए, -48 होना चाहिए। ये आपको मिल गया करेक्ट आंसर। तो हमेशा याद रखिए कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब मिलती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में, जब इमेज कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। ये रहा हमारा अगला सवाल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। In a compound microscope, the focal lengths of two lenses are 1.5 centimeter and 6.25 centimeter. An object is placed at 2 centimeter from objective and the final image is formed at 25 centimeter from eye lens. मतलब फाइनल इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, बड़ा अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम से इसको समझना चाहेंगे। देखिए ये हमारा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको जरा समझिएगा। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसे हम बोलते हैं यूओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, मान लीजिए इमेज यहाँ बनी, इस लेंस से कितने डिस्टेंस पर, वीओ डिस्टेंस पर। तो एक और लाइट रे हमें मिलानी है और यहाँ हमारा रखा हुआ है आई पीस लेंस। 1 मिनट के अंदर हम इसको समझ भी सकते हैं। और ये जो पहली इमेज है ये आई पीस लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये हमारी फाइनल इमेज बन गई डी डिस्टेंस पर। और यहाँ हमारी आई है और इसे हम बोलते हैं यूई। तो देखिए दो बातें बड़ी क्लियर हैं। लेंसों के बीच में डिस्टेंस, जिसे हम लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं, फिगर देखिए वो आपको समझ में आ रहा है, वीओ प्लस यूई। अब फाइनल इमेज कहाँ बनी है, डी डिस्टेंस पर। तो यू ओ को आप लिख सकते हैं, यू ई को आप लिख सकते हैं डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनती, अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनती तो क्या होता, यू ई को आप लिख देते एफ ई। अब वी ओ नहीं मालूम, एफ ई मालूम है, सब चीजें मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला फॉर ओ लेंस, ओ लेंस का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। यू ओ दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए हम इसको लिखेंगे प्लस। अब लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो ये हो गया 1/1.5, ये वीओ हो गया।
और ये हो गया -2। 1/1.5 को हम लिख सकते हैं 10/15, डेसिमल हटा दो, 1/v प्लस 1/2। अब इसको हम अगली स्लाइड पे ले जाके सॉल्व करते हैं। 10/15 इक्वल टू 1/vo प्लस 1/2। तो 10/15 इक्वल टू 1/vo प्लस 1/2। ये 3, ये 2, तो ये हो गया 2/3 इक्वल टू 1/vo प्लस 1/2। 2/3 माइनस 1/2 इज 1/vo। 6, 4, 3, ठीक है, 1/vo। 1/6 इक्वल टू 1/vo। तो vo मिल गया आपको 6। कितना मिल गया? 6। अब लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना आसान हो गया, vo प्लस uv, क्योंकि इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी है, इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है, तो हम vo तो आ गया 6 और uv को हम लिख सकते हैं dfe अपॉन d प्लस fe। तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो गई 6, d है 25। अब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस की फोकल लेंथ बड़ी होती है, 6.25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6.25 और ये हो गया 25 प्लस 6.25। थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया 25 इंटू 6.25, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 31.25। इसके बाद 6 प्लस 25 इंटू 625 अपॉन 31.25। तो देखिए 25 से ये सब कट जाएगा, तो 25 से काट दीजिए इसे 25 बार। 25 1 जा 1, 31 में से 25 गया 6, 62 बचा। 25 इंटू 2 50, 12, 5। ये 25/125 फिर काट दीजिए, ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो लेंथ ऑफ ट्यूब आ गई 6 प्लस 25/5, तो 6 प्लस 5, तो लेंथ ऑफ ट्यूब का आंसर होगा 11। बहुत बढ़िया सवाल है। लेंथ ऑफ ट्यूब का आंसर होगा कितना? होगा 11। तो अब हम इसको टिक कर देते हैं। लेंथ ऑफ ट्यूब का आंसर होगा 11.00 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करिए। अब देखिए, अ डिस्क इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस ऑफ ए पॉन्ड। एक तालाब की सतह पर एक डिस्क चकती रख दी है, विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, पानी का। अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो, बहुत बढ़िया सरफेस, बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। द मिनिमम रेडियस ऑफ डिस्क नीडेड सो दैट लाइट इज नॉट कमिंग आउट। तो ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा हम समझेंगे। ये हमने डिस्क रख दी और ये लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट बाहर जाएगी। तो हम जानते हैं कि लाइट रे, ये डेंसर मीडियम हो गया और ये लिक्विड है, और यहाँ पर हमने ये लाइटें टच करते हुए बाहर जा रही है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से लाइट, ये हम लाइट एक पूरे सर्कुलर जोन में फैल जाएगी। इसको आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आपको अपनी टॉर्च खराब करनी है तो आप इसको कर सकते हैं। आप एक बाल्टी में पानी भरिए, टॉर्च को वर्टिकल रखिए और पानी के अंदर डुबो दीजिए और टॉर्च की लाइट चलाइए, तो आप देखेंगे वो लाइट है
वो एक सर्कुलर एरिया में फैल जाएगी। तो सबसे पहले तो एक सर्कुलर जोन में वो लाइट फैल जाएगी। तो इसकी हमसे पूछा गया है, तो हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि लाइट कितनी रेडियस में फैल रही है, और मान लीजिए डेप्थ कितनी है, डी। तो ये कहने की जरूरत नहीं, ये क्रिटिकल एंगल है। इससे बड़ा एंगल बनेगा तो लाइट रे बाहर नहीं जाएंगी, और ये हमारा एयर है, और ये अंदर है, हम किसके, लिक्विड के अंदर है। तो जब एक सोर्स ऑफ लाइट पानी की सतह से, वाटर सरफेस से कितनी डेप्थ पर है, डी डेप्थ पर है, तो उससे चलने वाली लाइट रे एक सर्कुलर जोन में फैल जाती है। अब क्वेश्चन कहता है कि हम कितने रेडियस की डिस्क रख दें जिससे कि लाइट बाहर ना जाए। तो सीधी बात है कि जो डिस्क की रेडियस है वो सर्कल की रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो जितनी लाइट सर्कुलर जोन में फैल रही है वो फिर बाहर नहीं जाएगी। तो इसको मैंने पिछले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है, तो मैं इसको फिर से बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आपकी डेप्थ हो गई कितनी, डी, ये हो गया आर, और ये बनेगा हमारा, पढ़ा होगा आपने, क्रिटिकल एंगल। पाइथागोरस यूज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब साइन सी फॉर्मूला हमें यूज करना है, साइन सी परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन सी को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू आर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, म्यू आर इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। म्यू आर इक्वल टू, अब हमें मिला म्यू आर इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर, आर को एक तरफ ले जाइए, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू डी स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, आर इक्वल टू डी अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये रेडियस आ गई। अब सवाल की तरफ वापस जाते हैं, तो हम देखते हैं कि डेप्थ कितनी है, 4 मीटर, और म्यू कितना है, 5/3। तो इसको हम रख देंगे 4 मीटर, म्यू कितना है 5/3, तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे, 25/9 माइनस 1, तो आर इक्वल टू 4। अंदर स्क्वायर रूट के अंदर रूट एलसीएम ले लीजिए, 25 माइनस 9, तो 4/16/9, तो आर इक्वल टू 4 रूट ले लीजिए 4/3। अब ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, 4 इंटू 3/4। तो रेडियस कितनी होनी चाहिए, अब यूनिट जो भी हो, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, तो रेडियस कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब आंसर की तरफ जाते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा आंसर हो सकता है सेकंड आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और हमेशा याद रखिए, अगर एक लाइट सोर्स पानी में है, पानी के अंदर है, तो उससे चलने वाली लाइट रे हमेशा याद रखिए एक सर्कुलर जोन में फैल जाएंगी। तो जितने सर्कुलर एरिया पे लाइट रेस फैल रही है, उतनी ही एरिया की अगर हम डिस्क रख देंगे तो लाइट फिर बाहर नहीं जाएगी, लाइट फिर बाहर नहीं जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप ऐसे सवालों को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना चाहते हैं, तो भाई बात बहुत सिंपल है कि आपको फिर ये फॉर्मूला आर का
डी अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 याद रखना पड़ेगा। तो 1 मिनट के अंदर आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। और कई बार एरिया भी पूछते हैं, कई बार क्या पूछते हैं, एरिया भी पूछते हैं। तो एरिया तो भैया बहुत सिंपल है, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया होगा पाई डी स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये दो चीज़ें याद रखेंगे तो इन सवालों को आप 1 मिनट के अंदर तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो एक बार फिर आप इसको देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हमें याद रखना चाहिए। और एनसीईआरटी में भी आपको ये मिल जाएगा और 11th 12th की बुक्स में भी मिल जाएगा। आउटसाइड वर्ल्ड इस हेडिंग से मिलेगा, आउटसाइड वर्ल्ड सीन बाय फिश। जब एक फिश पानी के अंदर होती है तो वो बाहरी दुनिया को कैसे देखती है, वो एक सर्कुलर होल के थ्रू बाहरी दुनिया को देखती है। तो आज के लेक्चर 6 में इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, उम्मीद है आपका रिवीजन अच्छा हुआ होगा। थोड़ा कठिन होता है, कई जगह बहुत आसान भी होता है, पर जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही कम होता है। रिवीजन को लगातार करते रहिए, अगर आपको पास होना है तो रिवीजन ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं रिकैप सीरीज के अगले लेक्चर में, मुलाकात होगी। फिर नए टॉपिक में हम नए बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और थैंक यू, सी यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।